हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है संस्कृतिकरण। इसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए हम संस्कृतिकरण के स्रोत या तो उसके कारक या फिर उसके सहायक जो दशाएं यानी होती हैं उनके बारे में जानेंगे। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले कुछ स्रोतों या कारकों को भी बतलाया है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। पहले पॉइंट में उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया है। देखिए, संस्कृतिकरण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। इस व्यवस्था में विशेषतः नीचे के स्तरों पर अनिश्चितता पाई जाती थी। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पे हम पाते हैं कि क्षत्रिय वर्ण है एक ऐसा वर्ण रहा है जिसमें सभी किस्म के समूह सम्मिलित होते हैं। इस संबंध में एक प्रमुख आवश्यक बात ये भी रही है कि ऐसे समूह के पास राजनीतिक शक्ति होती थी। यही वह परिस्थिति है जिसमें संस्कृतिकरण का विशेष रूप से महत्व है। जो भी व्यक्ति राजा या राज्य के प्रधान के रूप में स्थिति प्राप्त करने में सफल हो सका, उसके लिए क्षत्रिय बनना आवश्यक था, चाहे जन्म से उसकी जाति कोई भी क्यों न रही हो। और देखा गया है कि जो चाण और भाट जाति थे, ऐसे राजा के क्षत्रिय बनने के लिए वो सहायक होते थे, तो उसका संबंध किसी क्षत्रिय वंशावली से जोड़ दिया जाता था। अपने जीवन का तरीका परंपरागत क्षत्रियों के समान बदलना पड़ता था। उन्हीं के समान धार्मिक अनुष्ठान भी करने पड़ते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता था। राजा या शासक और उसकी जाति संस्कृति के प्रभावशाली स्रोत रहे हैं और अन्य जातियों के लिए सांस्कृतिक जीवन पद्धति का एक विशिष्ट प्रतिमान प्रस्तुत करते रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था है संस्कृतिकरण के अंतर्गत, ये बहुत ही पुरानी है। दूसरे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं बड़े नगर, मंदिर या फिर तीर्थ स्थान। देखिए, ये भी संस्कृतिकरण के अन्य स्रोत हैं। ऐसे स्थानों पर एक तीर्थ जन समुदाय में सांस्कृतिक विचार और विश्वासों के प्रचार हेतु उचित अवसर उपलब्ध होते थे। भजन मंडलियों, हरि कथा और साथ ही पुराण व नए सन्यासियों ने संस्कृतिकरण के प्रसार में विशेष रूप से योगदान दिया। बड़े नगरों में प्रशिक्षित पुजारियों, संस्कृति स्कूलों और महाविद्यालयों, छापेखानों और साथ ही धार्मिक संगठनों ने इस प्रक्रिया में सहायता पहुंचाई। तीसरा पॉइंट बताते हैं समाजशास्त्री संचार और यातायात के साधन। संचार और यातायात के साधनों ने भी संस्कृतिकरण को देश के अलग अलग भागों और विविध समूहों में फैलाने में योगदान दिया। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप निम्न जातीय समूहों ने उच्च जातियों की जीवन पद्धति और सांस्कृतिक विचारों और विश्वासों को अपनाया, लेकिन साथ ही इसके फलस्वरूप परंपरागत संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आए। निम्न जातीय समूह और उच्च जातियों में सांस्कृतिक धरातल पर कुछ आदान प्रदान भी हुआ है। लघु और दीर्घ परंपराओं को आपस में एक दूसरे से घुलने मिलने का अवसर मिला। फलस्वरूप एक ऐसे सरलीकृत और एकीकृत संस्कृति का विकास हो सका है जो अशिक्षित लोगों की आवश्यकता के अनुसार भी वो पूर्ण कर सकती हैं, यानी उनके कर्म कांडों को सरलता से वो अपना सकते हैं। इसी के साथ चौथे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं आर्थिक सुधार। देखिए, देश के अलग अलग भागों में निम्न जातियों ने नवीन आर्थिक सुविधाओं का लाभ उठाकर जीवन के तरीके को उच्च जातियों के समान बनाया और किसी द्विज वर्ण समूह में अपने को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया। पांचवें पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं शिक्षा। देखिए, निम्न जातियों में शिक्षा का प्रचार होने पर शिक्षित व्यक्तियों में उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने की लालसा जागृत होती है। इसी के साथ छठे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन। देखिए, देश के अलग अलग भागों में निम्न जातियों की स्थिति सुधारने और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए अनेक सुधार आंदोलन हुए। आर्य समाज, प्रार्थना समाज और गांधी जी के अछूतोद्धार प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना संस्कृतिकरण किया। इसके साथ सातवां पॉइंट बताते हैं समाजशास्त्री नगरीकरण। देखिए, भारत में औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। बड़े नगरों में जातीय भेदभाव में कमी आई और प्रभुत्व जाति और उच्च जाति का निम्न जातियों पर नियंत्रण भी शिथिल होने लगा, यानी अब वो नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे उच्च जाति निम्न जातियों को। वहाँ अपनी असली जाति को छिपाकर उच्च जाति में सम्मिलित होना और नए नाम रख लेना भी सरल होने लगा।
फिर नगरों में निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के खान पान, रहन सहन, विश्वासों, कर्मकांड और जीवन शैली को अपनाने पर कोई विरोध नहीं होता था। इस तरह से नगरीकरण ने भी काफ़ी बढ़ावा दिया संस्कृतिकरण को। इसी के साथ 8वें पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं नवीन संविधान और कानून। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में नवीन संविधान अपनाए गए, जिसमें जाति, धर्म, रंग, लिंग, प्रजाति व जन्म के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव बरतने की बात कही गई। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसलिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम ने जातीय छुआछूत को समाप्त कर दिया और इससे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम अंतर्जातीय विवाह भी स्वीकृति उसको भी मिल गई। इस तरह से इन अधिनियमों ने संस्कृतिकरण करने के लिए निम्न जातियों को प्रोत्साहन दिया। देखिए, प्रोफेसर श्रीनिवास के अनुसार आर्थिक स्थिति में सुधार, राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति, शिक्षा, नेतृत्व और साथ ही संस्तरण की प्रणाली में ऊपर उठने की अभिलाषा, इन सभी कारकों ने संस्कृतिकरण के लिए संगत कारक हुए हैं। अब हम संस्कृतिकरण की प्रक्रिया और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा भारतीय समाज में और विशेष रूप से जाति व्यवस्था में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को समझाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। तो इसके द्वारा हम जाति व्यवस्था में होने वाले कुछ परिवर्तनों को भी समझ लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, संस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, प्रभु जाति के खान पान को या रीति रिवाज, कर्मकांड, विश्वासों, भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को ग्रहण करती हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया निम्न जाति में होने वाली अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। इसी के साथ दूसरे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा निम्न जाति की स्थिति में पदमूलक परिवर्तन आता है। इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसकी स्थिति उसके आसपास की जाति से ऊंची हो जाती है। तीसरे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जाति प्रथा में गतिशीलता उद्योग करती है, यानी उसे बढ़ावा देती है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जाति प्रथा एक कठोर व्यवस्था है और इसकी सदस्यता जन्मजात होती है। व्यक्ति अगर एक बार जिस जाति में जन्म ले लेता है जीवन परंतु उसी जाति का सदस्य बना रहता है, लेकिन यह धारणा सदैव ही सही नहीं रही है। संस्कृतिकरण द्वारा जाति बदला जाता है और बदलना संभव भी है। चौथे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति या परिवार की नहीं बल्कि एक जाति समूह की गतिशीलता को दर्शाती है। एक से साथ पाँचवें पॉइंट में बताते हैं समाजशास्त्री की संस्कृतिकरण उस प्रक्रिया को भी प्रकट करता है जिसके द्वारा जनजातियां हिंदू जाति व्यवस्था में सम्मिलित होती हैं। ऐसा करने के लिए जनजातियां हिंदुओं की किसी जाति की जीवन विधि को ग्रहण करती हैं। छठे पॉइंट में बताते हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भूतकाल और वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को भी प्रकट करती हैं। सातवें पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों के विवाह और परिवार प्रतिमानों में होने वाले परिवर्तनों को भी व्यक्त करते हैं। संस्कृतिकरण करने वाली जाति बाल विवाह करने लगती है, विधवा विवाह निषेध का पालन करने लगते हैं और साथ ही संयुक्त परिवार प्रणाली को उच्च जातियों की तरह अपनाती हैं। तो इस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन समाज में होता है, समाजशास्त्रियों ने बताया। अब हम संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के दोनों में क्या अंतर है इसको समझ लेते हैं। देखिए, डॉक्टर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के संबंध में और साथ ही इनमें पाए जाने वाले भेद के बारे में उल्लेख किया है। वर्तमान समय में संस्कृतिकरण के प्रसार में पश्चिमी औद्योगिकी का भी एक बड़ा रोल रहा है, जैसे कि रेल, डाक, तार, रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस, अखबार, पश्चिमी शिक्षा के महत्वपूर्ण जो आजकल महत्व बढ़ती जा रही है, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वास्तव में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने में पश्चिमीकरण ने योगदान दिया है। श्रीनिवास जी कहते हैं कि भारतीय समाज का कोई भी विश्लेषण पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की अंतःक्रिया के उल्लेख के बिना पूर्ण नहीं होगा। फिर भी इन दोनों की अवधारणाओं में अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि श्रीनिवास ने इसमें अंतर बताते हुए पहले पॉइंट में लिखा है कि संस्कृतिकरण में मांस मदिरा के सेवन पर रोक लगाई जाती है, जबकि पश्चिमीकरण में मांस मदिरा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है।
दूसरा, उन्होंने बताया कि विवाह और तलाक के आधार पर भी दोनों में प्रक्रियाओं में अंतर है। निम्न जातियों में विधवा पुनर्विवाह तलाक की मनाही नहीं है। उनमें पति परमेश्वर की अवधारणा भी प्रचलित नहीं है। ये सभी बातें पश्चिमीकरण के अनुरूप में भी है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति विवाह के मामलों में ब्राह्मणों के प्रतिमानों को अपनाती है। इसी के साथ तीसरा पॉइंट बताते हैं, संस्कृतिकरण में धार्मिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रत्येक चीज की व्याख्या धर्म के आधार पर की जाती है, जबकि पश्चिमीकरण लौकिक दृष्टि को प्रोत्साहन देते हैं। चौथे पॉइंट में बताते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय इतिहास में निरंतर चलती रही है और आज भी चल रही है। दूसरी ओर पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ अंग्रेज के शासनकाल से हुआ और कुछ क्षेत्रों में अधिक वेग के साथ स्वाधीन भारत में भी हो रहा है। पांचवें पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज के एक विशिष्ट अंग या फिर जनजातियों और निम्न जातियों तक ही सीमित है। वे ही ब्राह्मणों, क्षत्रियों और प्रभु जातियों या अपने उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने में लगे हुए हैं, जबकि पश्चिमीकरण का संबंध भारतीय समाज के सभी अंगों व जातियों से है। वर्तमान समय में पश्चिमीकरण के प्रभाव, उससे प्रभावित होने वाली संख्या और प्रभावित होने वाले प्रकार सभी में वृद्धि हो रही है। छठे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया विदेशी है और बाहर से आई है, जबकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आंतरिक व स्वदेशी है। सातवें पॉइंट में बताते हैं कि संस्कृतिकरण का आदर्श सभी जगह एक साथ नहीं है। भारत के अलग अलग भागों में विभिन्न जातियां संस्कृतिकरण का आदर्श हैं। इसके विपरीत सारे भारत में पश्चिमीकरण का एक ही अंग्रेजी आदर्श पाया जाता है। आठवें पॉइंट में समाजशास्त्री संस्कृति और पश्चिमीकरण के अंतर को बताते हुए लिखते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया रूढ़िवादी है, जबकि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया तार्किक है। 9वें पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि संस्कृतिकरण करने वाली जाति ऊपर की ओर गतिशील होती है और उसकी पदमूलक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, जबकि पश्चिमीकरण करने वाली जाति की गतिशीलता में परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरह से संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के अंतर को बतलाया है डॉक्टर श्रीनिवास जी ने।